आबादी से कुछ दूर मौजूद ये घर जितना बाहर से वीरान लगता था, उतनी ही वीरानी उसके अंदर भी थी। बस चंद घंटे ही उस घर में जिंदगी का गुमान होता था और इसके बाद फिर से वही वीरानी। 4 बड़े कमरों, एक किचन और एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल यह घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, सिवाय एक कमरे के। और अगर उस कमरे में जाएं तो उस कमरे में नफासत से सेट हुए उस बेडरूम में एक वजूद बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर काफी तकलीफ थी, कुछ न कर पाने की तकलीफ। बेबसी की तस्वीर बनी वो शीशे के सामने खड़े तैयार होते अपने शौहर को देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। अपनी बेबसी पर उसे गुस्सा आया था। कहां जा रहे हो? आईने के सामने खड़ा होकर अच्छी तरह खुद का जायजा लेकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा था, बेड पर लेटे उस वजूद ने सवाल किया। उसका अंदाज खासा चुपता हुआ था। एक जरूरी मीटिंग है डियर, रात को देर हो जाएगी और हो सकता है मुझे दोस्त के साथ रुकना पड़े। अपने मूड को सही रखने की कोशिश करते हुए वो बोला तो उसका लहजा काफी नर्म था। उसकी बात पर वो एकदम हंस पड़ी। अपना मकरूह चेहरा क्यों नहीं दिखाते तुम सबको एक बार, ताकि जो तुम पर अंधा भरोसा करके अपने घर तक रसाई देते हैं उनके घर की इज्जतें बच जाएं। वो बिना लिहाज किए उस पर तंज कर रही थी, जबकि वो मुस्कुराता उसके पास आया। जैसी मैं तुम्हारी हालत बना चुका हूं ना, उसके बाद भी तुम बहादुरी दिखाती हो। यार मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्यों तुम मुझे बुरा बनने पर मजबूर करती हो? एकदम तकिया उसके मुंह पर रखता वो उसे फिड़फड़ाने पर मजबूर कर गया था। वह मजबूर थी कि अपने हाथ तक नहीं हिला सकती थी। जैसे ही उसका फड़फड़ाना कम हुआ, उस शख्स ने तकिया उसके चेहरे से हटा दिया और अब वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, तुम्हारी आंखों में बहादुरी नहीं डर देखना पसंद है मुझे। वो हंसता हुआ एकदम संजीदा होकर बोला तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये तुम अच्छा नहीं करे शेबी मेरे साथ। तुमने भी तो अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। और सुनो, मेरे वापस आने तक इस इंजेक्शन का असर खत्म नहीं होगा। डोंट वरी, और यहां कोई नहीं आएगा, इसलिए डरना मत। वो उसे चिढ़ाकर उसे इंजेक्शन लगाकर हंसता हुआ कमरे से निकल गया और पीछे वो रोती रह गई थी, मगर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। ताबिश खैरित, आज तुम लेट हो गए। इजाजत मिलने पर वो हड़बड़ाता हुआ कैबिन में दाखिल हुआ था। अरबाज ने उसके जल्दीपन को मसरूफ भरे अंदाज में देखते हुए पूछा। आई एम सॉरी सर, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था। लोड शेडिंग को लेकर लोग काफी स्ट्राइक कर रहे थे, सारे रोड को ब्लॉक किया गया था। रुमाल से पसीना पोंछता वो अरबाज को सफाइयां पेश कर रहा था। ऑल राइट, तुम बैठो, पानी पियो। अरबाज ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो ताबिश ने झुकता हुआ गिलास थाम लिया। थैंक यू सर। अरबाज बस उसकी बात पर मुस्कुराया था। 1 घंटे बाद मलिक जावेद के साथ मीटिंग है और ये रही फाइल, ब्रीफिंग तुम दोगे। अरबाज ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई तो ताबिश हैरत से उसे देखने लगा। लो भी अब, अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा तो ताबिश ने फौरन फाइल पकड़ ली। मुझे यकीन है ताबिश, तुम ये कर लोगे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अरबाज ने पूरी यकीन अंदाज में कहा तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं, और ये मेडिसिन सब बेकार है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। दवा की शीशी बेड पर फेंकती वो सर थाम कर बैठ गई थी। और वो ऐसे क्यों बात करते हैं मुझसे? हमारा तो निकाह हुआ है ना। उन्होंने कहा कि मजबूरी में हुआ था। बासमा ने ये सोचते हुए सर उठाकर शीशे की तरफ देखा। तो इसका मतलब इस निकाह में उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। पर किसने मजबूर किया था उन्हें? क्या अरबाज भाई ने? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? फल्ला, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अपने बाल नोचती वो बेबसी से बोली थी। क्या मैं बुआ से पूछूं? एकदम बुआ का ख्याल आते ही वो खड़ी हुई थी। अपने बाल ठीक करती वो कमरे से निकली। उसका रुख अब किचन की तरफ था। सर में उठती दर्द की लहरें जो उसके जहन पर जोर डालने का नतीजा थी, वो बर्दाश्त करती किचन तक चली आई थी। उसे बुआ दिखाई न दी। अलबत्ता बुआ की तलाश में टीवी लाउंज में आते ही उसकी नजर एलईडी पर चलते मंजर पर रुक गई और एकदम उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। एक हाथ से अपना सर पकड़े और दूसरे हाथ से अपने सीने को मसलती वो कदम पीछे ले रही थी।
आंखें बंद होते ही वो लहरा कर जमीन पर गिरी और उसका हाथ लगने से टेबल पर पड़ा वाज भी जमीन पर गिरकर टूट गया था। लाउंज में कदम रखते ही बुआ की नजर बासमा पर पड़ी तो भागकर वो उसके पास आई थी। वाज के टुकड़े उसके हाथ में भी लगे थे, जिस वजह से उसके बाजू से निकलता खून बुआ को मजीद परेशान कर गया था। उन्होंने फौरन उठकर अरबाज को कॉल की थी। मुख्तलिफ चीजों की तस्वीरें लेती वो घड़ी पर बार बार नजर डाल रही थी, जैसे वक्त 5 मिनट ऊपर हो। वो मुस्कुराई थी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उसने सूरज को वेस्ट की तरफ सफर करते देखकर कहा था। ये वही जानती थी कि वो किसकी बात कर रही थी। एक घुटना जमीन पर रखकर उसने रेत में बने छोटे से बच्चे के पांव को कैप्चर किया था। किस्मत कैसे बदल जाती है। साथ चलने वाले ये दोनों बच्चे क्या बड़े होकर साथ, क्या पता बड़े होकर साथ ना हो। किस्मत भी तो बेरहम होती है ना। अपने आसपास का जायजा लेती वो फिर से तलख हो रही थी। एक ये सवाल है कि जिसके बाद उरूज की उम्मीद बढ़ जाती है। उसकी नजर सूरज पर थी जो अपने सवाल के बिल्कुल करीब था। और एक सवाल रिश्तों में आने वाला सवाल है जिसके पास सिर्फ फुल स्टॉप ही होता है। अपने ही तजिए पर वो हंसी थी। कैमरे से जवाल के मंजर को फोकस करती वो क्लिक करने वाली थी कि जब अचानक किसी के सामने आने पर उसने कैमरा हटाया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कहीं और जाकर खड़े हो सकते हैं प्लीज। परीसा की संजीदगी से भरी आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा था। परीसा हाथ में कैमरा पकड़े खड़ी थी। अरबाज ने फोन कान से हटाकर कट किया। उसकी इस तरह देखने पर परीसा ने गुस्से से सर झटका था। प्लीज क्या आप हटेंगे यहां से। परीसा ने हाथ से दाएं तरफ इशारा करते हुए कहा तो अरबाज आहिस्ता से उसके सामने से हट गया। परीसा ने जल्दी से अपनी फोटो को क्लिक किया, फिर उस पिक्चर को देखती हुई मुतमईन होकर मुस्कुराई थी। आपको नहीं लगता कि नर्म रवैये का हकदार इंसान ज्यादा होता है बनिस्बत इन बेजान चीजों के। परीसा को वापस पलटते देखकर अरबाज ने उससे कहा तो वो चौंक कर मुड़ी। अजनबी इंसान डसने का आदी होते हैं। उसके साथ ये सॉफ्ट बिहेवियर खुद को तबाह करने के जैसा है। परीसा की इस तलख बात ने अरबाज को हैरत ज़दा कर दिया था। आपने सही कहा, मगर आस्तीन के सांप तो कभी कभार अपने भी निकल आते हैं ना। अरबाज ने दलील दी तो वो मुस्कुराई और अरबाज को उसकी मुस्कुराहट काफी पुरअसरार लगी थी। परीसा, अपने नाम की पुकार पर वो मुड़ी थी और अरबाज ने दिल ही दिल में उसका नाम पुकारा था। अब इसको देखकर परीसा ने अपने हाथ में पहनी वॉच उसके सामने की तो वह शर्मिंदा होकर अपने कान खुजाने लगा। सुने, लोगों की पहचान करना सीखें। आस्तीन के सांप और उनके बल दोनों नजर आ जाएंगे। बिना पलटे वो बोली तो अरबाज से बात कर रही थी। फिर वो ये कहकर रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ गई थी। अरबाज अपने बजते हुए सेल फोन की तरफ मुड़ा था। फोन उठाते ही बुआ की आवाज सुनकर वो तेजी से भागा था। परीसा के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ा तो उसको ऐसे भागते देखकर उसने दिल ही दिल में सब ठीक होने की दुआ की थी, क्योंकि वो भी तो एक दिन ऐसे ही भागी थी मगर कुछ कर नहीं पाई थी। मैंने बात की है कॉलेज वालों से, वो पूरी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं सिवाय एक शख्स की। वो उसे नहीं जानते थे, वो उस कॉलेज का नहीं था। और आबिस मजीद बोलता, इससे पहले परीसा ने उसे टोका। ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं आबिस, हमें वो एक शख्स चाहिए जो सबके पीछे है। परीसा ने उसके साथ चलते हुए कहा तो वो बोला, बहुत जल्द उसका भी पता चल जाएगा, ट्रस्ट मी। आबिस की बात पर वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच आबिस। आबिस भी मुस्कुरा दिया था। ठंडी हवा से फिजा में भी ठंड बढ़ रही थी। हवा से उड़ते परीसा के बाल जैसे ही आबिस के चेहरे पर आए तो उसने आंखें बंद कर ली थी और उसने वक्त के यहीं रुक जाने की दिल में ख्वाहिश की थी। क्या हो तुम्हें, खड़े खड़े सो गए क्या। परीसा ने उसके बाजू को पकड़कर हिलाया तो वो होश में आया। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, चलो। आगे बढ़ती हुई आबिस को बस सर्द आह भरने पर मजबूर कर गई थी। कहां थे तुम जलाल। उसने जैसे ही लाउंज में कदम रखा तो अरबाज की सख्त आवाज उसके कानों से टकराई थी। आप जानते हैं भाई, मुझे काम होता है, हर वक्त तो मैं घर पर नहीं बैठ सकता ना। पर जलाल, बासमा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे तुम्हारी जरूरत थी और तुम घर से गायब थे। अरबाज उठकर उसके पास आया था।
पर भाई वो बिल्कुल ठीक थी जब मैं गया था ना। न जाने क्यों वो अरबाज के सामने सफाइयां दे रहा था। हाँ वो तब ठीक थी लेकिन अब नहीं। उसने फिर से याद करने की कोशिश की है या फिर उसे कुछ याद आया है, लेकिन शायद उसकी जहनी हालत काफी खराब हो रही है। अरबाज ने परेशानी से कहा तो जलाल के जहन में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि शायद उसे कुछ याद आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने गायब दिमागी से कहा तो अरबाज ने पूछा, क्या नहीं है? मेरा मतलब उसको इलाज की जरूरत है ना? नहीं जलाल, उसे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, अरबाज ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। भाई ने बिना जरूरत से ज्यादा ही सवार कर लिया इस लड़की को अपने सर पर। सर झटकता वो भी बासमा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। आज उसे अपना काम करना ही था। वह आहिस्ता से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में डूबा कमरा देखकर उसके चेहरे पर बेजारी आई थी। उसने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। सामने बेड पर लेटे वजूद की आंखों की पुतलियां सुकड़ी थी, जैसे नींद में उन्हें रोशनी पसंद न आई हो। फिर जलाल ने नाइट बल्ब ऑन करते हुए बाकी लाइट्स बंद कर दी। बासमा के चेहरे पर सुकून आता देखकर वो आगे बढ़ा। उसका हाथ अपनी पॉकेट में से मतलूबा चीज ढूंढ रहा था। वो दवा हाथ में लेते ही उसने पॉकेट से गोलियां निकालकर टेबल पर रखी शीशे की गोलियों से एक्सचेंज कर दी थी। धीरे धीरे मरना तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा बासमा, अपने चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट लाए वो बोला था। दवाई की वो बोतल वापस उसी जगह पर रखता वो जाने के लिए मुड़ा तो एक नजर बासमा पर डाली। कुछ देर पहले जो पुरसुकून सो रही थी, अब उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। यकीनन वो नींद में भी डर रही थी। शायद दोपहर वाले वाक़े का असर था। जलाल ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसे जगाना चाहा, मगर अपने हाथ को बीच में ही रोक लिया। नहीं, मुझे जाने दो, किसी को नहीं। वो नींद में ही कुछ बात कर रही थी। जलाल ने आंखों को छोटा करते उसे देखा, तभी वो चिल्लाकर उठी। हल्के अंधेरे में सर पर खड़े जलाल को देखकर वो मजीद जोर से चीखी थी। जलाल ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप करो, मैं हूं यहां पर, जलाल ने दबी दबी आवाज में कहा तो बासमा ने आंखें बड़ी करते उसे देखा। उसकी अगली हरकत ने जलाल को हैरत में डाल दिया था। वो उसके बाजू से चिपक कर अब रो रही थी। आपको पता है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, वो मुझे मार देगा, उसने सबको। वो रोते रोते उसे कुछ बता रही थी, मगर जलाल की नजर तो उसके सख्ती से पकड़े अपने बाजू पर थी। यकीनन वो उसी से डर कर उसी के पास खुद को काफी महफूज समझ रही थी। जलाल ने उसे अपना बाजू छुड़वाया। कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, ये सिर्फ एक डरावना सपना था। बड़ी मुश्किल से वो बोलता पीछे हुआ तो बासमा ने फिर से उसके बाजू को पकड़ लिया। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके ऐसे डर कर कहने पर जलाल ने सर हिलाते हुए कहा, मैं यही हूं ना, तुम सो जाओ। वो उसके पास बैठ गया तो बासमा उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ करवट लेकर लेट गई थी। जलाल चाह कर भी उससे हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। अब उसे घबराहट होने लगी थी, जबकि उसका सहारा मिलते ही बासमा पुरसुकून होती दोबारा सो गई थी। जलाल ने माथे पर आए पसीने को साफ किया और उसके हाथ से हाथ निकालकर खड़ा हो गया। जब वो जाने लगा तो उसकी नजर उसी जहर पर पड़ी थी। उसने वो दवाई की बोतल उठाकर खिड़की से बाहर उछाल दी और फिर लंबे लंबे कदम भरता कमरे से निकल गया। अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े अरबाज ने उसे बासमा के कमरे से निकलते देखा तो काफी पुरसुकून होता वो भी अपने कमरे में चला गया। मुझे तो उसे मारना था, फिर मैंने ऐसा क्यों किया? जलाल अब अपने कमरे में बैठा अपने बालों को नोचते हुए बासमा के बारे में सोच रहा था। नाश्ते की टेबल पर रूटीन के हिसाब से खामोशी छाई हुई थी। जलाल काफी देर से जूस का गिलास पकड़े बैठा था। दूसरी तरफ बासमा भी बेदिली से फ्रूट खा रही थी और साथ साथ एक नजर वो जलाल पर भी डाल रही थी। अरबाज ने गला खंकार कर दोनों को अपनी तरफ मोड़ा था। आज बासमा का सेशन है, अपॉइंटमेंट में ले चुका हूं, तो जलाल तुम बासमा को लेकर जाओगे? अरबाज की बात पर जलाल ने हैरत से उसे देखा और फिर ना में सर हिलाया। पर अरबाज ने हाँ में सर हिलाया तो जलाल ने चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। याद से 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, ले जाना इसे। टिश्यू से मुंह पहुंचता वो खड़ा हो गया था। बासमा ने किन अखियों से जलाल की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो सर झुकाकर जल्दी से फ्रूट खाने लगी। बासमा, बच्चे परेशान मत होना, ये कुछ नहीं कहेगा तुम्हें।
बासमा के सर पर हाथ रखता वो मोहब्बत से बोला तो बासमा मुस्कुरा पड़ी। अरबाज को देर हो रही थी, उसका कल वाला काम भी अधूरा रह गया था जिसे उसे जल्द से जल्द पूरा करना था। अरबाज के जाने के बाद जलाल का फोन बजा था। बोलो। ओके, कितने बजे? दूसरी तरफ कुछ बताए जाने पर उसने अपने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, 11 बजे बिल्कुल नहीं। 11 बजे मुझे एक और काम है, उन्हें 4 बजे का वक्त दे दो। नाश्ता छोड़कर बासमा उसे देख रही थी। जब फोन बंद करता जलाल वापस मुड़ा। खुद को देखती बासमा को उसने सवाली निगाहों से देखा तो वो फौरन गड़बड़ाकर अपना सर झुका गई थी। जलाल की नजर उसके बाजू पर गई जिस पर पट्टी बंधी थी। ये बाजू पर क्या हो तुम्हें? बासमा ने जल्दी से उस जगह को छुपाया। वो कल में गिरी थी तो वाज। हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से उसने रोका और जूस का गिलास उसके सामने रखकर खड़ा हुआ। तुमसे ना यही उम्मीद की जा सकती है। अब 10:30 बजे तक तैयार है ना, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी बात काट कर वो सख्त लहजे में बोलता वहां से चला गया था। उसके जाते ही बासमा ने दोनों हाथ चेहरे के गिर्द रखकर लाउंज की तरफ देखा जहां जाकर वो सोफे पर बैठ चुका था। पता नहीं क्यों हर वक्त मुंह में कड़वे बादाम रखते हैं ये। मुंह बसोर कर कहती वो जूस पीने लगी थी। मेरा ख्याल भी करते हैं और साथ इतना डांटते भी रहते हैं। वो दिल ही दिल में जलाल के रवैये के बारे में सोच रही थी। तारीकी में डूबा कमरा सुबह होने पर भी रात का मंजर पेश कर रहा था। वो आहिस्तगी से चलती शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर बने निशान छूते ही उसकी नजर हाफ स्लीव से झलकते बाजू पर पड़ी। सिगरेट से जलाए जाने के अलावा वहां इंजेक्शन के निशान भी मौजूद थे। अपनी इस हालत पर वो तकलीफ दे हंसी हंसी थी। अब मुझे कभी रिहाई नहीं मिल सकेगी, ये मैंने क्या कर दिया। दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी उसने अपना रोना बंद नहीं किया था। यार ये क्या, तुम रो रही हो? अच्छा माफ कर दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसे बेड पर बिठाकर एक बॉक्स सामने करता उसे डरने पर मजबूर कर गया था। नहीं प्लीज, आज नहीं। वो डर कर पीछे होती उसकी मिन्नतें करी थी, जबकि उस शख्स ने उसे देखकर एक सर्द आह भरी थी। यार मैं कहां खुश होता हूं तुम्हें तकलीफ देकर, इसलिए तो ये करना पड़ता है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। समझाने के अंदाज में कहता वो खड़ा हुआ और उसे लेटने का इशारा किया, पर वो सिर्फ ना में सर हिला रही थी। आगे बढ़कर उसे बालू से पकड़ता वो गुस्से से बोला, मुझे मजबूर मत किया करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। उसे बेड पर धकेल कर वो बॉक्स से इंजेक्शन निकाल चुका था। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को तुम्हारे अंदर की तरह बदसूरत ना बनाओ तो खामोशी से लेट जाओ। उसकी धमकी सुनकर उसने तकलीफ से आंखें बंद कर ली थी। वो जैसे ही लेटी तो उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसका जिस्म सुन्न होना शुरू हो चुका था। फिर उस पर चादर डालता वो सीधा हुआ। अब मैं सुबह तक आऊंगा, तुम आराम से आराम करना, ओके? एकदम मोहब्बत भरे लहजे में बोलता उसके बालों में हाथ फेरने लगा था। मेरी सजा कब खत्म होगी शीबी? वो जाने लगा तो उसने एक आस और उम्मीद से पूछा, तब जब तुम्हारा दिल साफ होगा। वो जानती थी उसकी बात का मतलब यानी मौत ही उसे रिहाई दिला सकती थी। अपने पैरालाइज्ड जिस्म के साथ फिर से वो रो रही थी, जबकि पूरे घर की रोशनियां बंद करता वो उसका वजूद हंस रहा था। एक खोखली और तकलीफ भरी हंसी थी उसकी। सेशन से वापसी पर भी कार में वैसी ही खामोशी थी जैसे जाते वक्त थी। जलाल का दिमाग डॉक्टर्स की बातों को सोच रहा था, जो कह रहे थे कि मेरी पूरी कोशिश है इनके जहन से इस वाक्य को मिटा दूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से इन्हें दिमाग की नसों पर प्रेशर पड़ जाता है। कल इन्होंने फायर वर्क्स देखा टीवी पर। शायद उस वाक्य से आतिशबाजी का भी कोई रिलेशन है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब तक इनका इलाज मुकम्मल नहीं होता ये ऐसा कुछ भी ना देखें। दिमाग की नसें मुतासिर होकर डैमेज भी हो सकती है और इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात याद आते ही उसने बासमा की तरफ देखा जो चोर निगाहों से उसे ही घूर रही थी। जलाल के ऐसे देखने पर वो फौरन गड़बड़ाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। उस दिन फायरवर्क्स कहां हुए थे? जलाल याद करने की कोशिश कर रहा था मगर उसे कुछ याद आया। पहली बार का नशा था जो इतना तेज था कि उसे आधी अधूरी चीजें याद ही नहीं थी।
वो सर झटकता ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। घर पहुंचकर वो कार से निकलकर अंदर चला गया था। बासमा कार से निकली तो मुंह पर फिर से 12 बज चुके थे। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी जलाल की मूवीज की डीवीडीज पर पड़ी थी। अरे ये तो इनकी मूवीज हैं, वाह। वो एकदम ऐसा एक्साइटेड होकर उन डीवीडीज को उठा उठाकर देखने लगी थी। सब खैरियत? अचानक ही लंच का प्रोग्राम? परीसा ने हाथ बांधकर बैठे हुए पूछा तो आबस ने मुस्कुराकर बस सर हिलाया। हैप्पी बर्थडे परीसा। वेटर ने केक टेबल पर रखा तो आबिस ने मुस्कुराते उसे विश किया। परीसा ने पहले केक को और फिर आबिस को देखा और फिर चिढ़कर बोली, मुझे नहीं पसंद ये सब आबिस। तुम जानता हूं परीसा, कभी कभी पसंद से हटकर भी कुछ करना चाहिए। अगर इतनी प्यारी लड़की के पैदा होने की खुशी मना लोगी तो गुनाह नहीं हो जाएगा। आबिस ने नाइफ उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अब तुम फ्लर्ट करे हो जैसे यूनिवर्सिटी में करते थे, है ना? नाइफ को केक के दरमियान चाकू की तरह पुश करती हुई बोली तो आबिस का मुंह हैरत से खुल गया। परीसा, पुरानी बातें भूल भी जाया करो, इतनी अच्छी याददाश्त भी नहीं होनी चाहिए इंसान की। माहम की आवाज पर वो चौंक पड़ी थी। हैप्पी बर्थडे गिफ्ट उसके सामने रखकर वो चेयर घसीट कर बैठ गई। माहम तुम भी? परीसा ने दुख से कहा तो वो बोली, हम जाने वाले को वापस नहीं ला सकते परीसा, उसको याद करो लेकिन खुद पर खुशियों के दरवाजे तो बंद मत करो। मुझे इंसाफ चाहिए माहम, और जब तक ये नहीं हो जाता सारी खुशियां हराम हैं मुझ पर। यह कहकर वो चेयर पीछे करती उठ खड़ी हुई थी। आबिस और माहम उसे जाता देख रहे थे, जानते थे कि अब वो कभी नहीं रुकेगी। समंदर के किनारे खड़े वो दोनों अपनी जानब आती लहरों को देख रहे थे। बासमा ने जलाल की तरफ देखा और फिर जहन में आया सवाल पूछने का इरादा करके जलाल की बाजू पर उंगली से नॉक किया। जलाल ने बिना उसकी तरफ देखे किया था। वो मैंने ये पूछना था कि आप हमेशा खुद को छिपाकर बाहर क्यों निकलते हैं? बासमा का इशारा जलाल के मास्क और कैप की तरफ था। ताकि मुझे कोई पहचान न ले। रिलैक्स से अंदाज में जवाब देता वो लहरों को अपने पांव से टकराता महसूस कर रहा था। वो आप एक्टर हैं ना, इसलिए ना? बासमा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, क्योंकि मैं मर्डर हूं इसलिए। जलाल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया तो बासमा डर कर 2 कदम पीछे हुई। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? बासमा को लगा कि जैसे उससे मजाक कर रहा है, पर वो बोला, नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। मैं सच बता रहा हूं। ये देखो मेरे हाथ अभी भी खून से रंगे हैं। अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाता उसे डरा रहा था। बासमा कदम पीछे लेते हुए अपने सर को थामने लगी। जलाल फौरन आगे बढ़ा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बासमा। हेलो, आंखें खोलो, वेकअप बासमा। मगर उसकी बाहों में झोल गई थी। जलाल परेशान होता उसे पुकार रहा था। मैं मजाक कर रहा था। मैं भी। खिलखिलाकर हंसती हुई उठकर भागी थी। अरे रुको तुम जरा। जलाल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। हेलो, बैठी बैठी ऊपर पहुंच गई हो क्या? जलाल की ऊंची आवाज पर वो एकदम होश की दुनिया में वापस आई थी। एलईडी पर चलती अपनी फिल्म को वो स्टॉप कर चुका था, मगर फिर भी बासमा को स्टिल बैठा देखकर उसने पुकारा था। जब बार बार पुकारने पर भी वो कुछ न बोली तो उसने मजीद ऊंची आवाज में उसे पुकारा। चलो उठो, जाओ अपने कमरे में। सख्ती से कहता हुआ एलईडी बंद कर चुका था। बासमा ने मुंह बसोरते उसे देखा। कितना अच्छा सपना था और हकीकत उतनी ही सड़ी हुई। वो मुंह ही मुंह में कहती खड़ी हुई थी। आप कभी भी ना मूवीज में हीरो का रोल मत किया करें, विलन का किया करें। मुंह बनाकर कहती वो अपने कमरे में चली गई, जबकि जलाल के कदम तो उसकी बात ने जकड़ लिए थे। हल्के अंधेरे में डूबा कमरा उस वक्त सोगवारियत का मंजर पेश कर रहा था। वक्फे वक्फे से आती रोने की आवाज उस कमरे में गूंजती थी। बेड के किनारे से टेक लगाए वो बैठी रो रही थी। हाथ में पकड़ा मोबाइल उसकी तवज्जो का मरकज था। मैं कैसे ढूंढूं तुम्हें? मैं नहीं जानती कि ये कौन है, कहां है। अंधेरे में ली गई तस्वीर में मर्द की सिर्फ पुश्त दिखाई दे रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की के चेहरे से खौफ उसे साफ दिखाई दे रहा था। पर मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगी।
परीसा के आंसू थम चुके थे। फिर खुद पर सख्ती का खौल चढ़ाती वो मजबूत परीसा बनकर कमरे से बाहर निकली थी, उस कमरे से जहां बिखरी चीजें कभी उसकी खुशी का सामान होती थी। कमरे से निकलते ही वो लाउंज में आई थी। अपने कलर समेट कर रखती वो बालों का जोड़ा बनाकर स्कार्फ ओढ़ती घर से निकल गई थी। उसके चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशान थे जो उसके रोने की चुगली खा रहे थे। अब उसका रुख समंदर की तरफ था। सर, आपकी मीटिंग है आधे घंटे बाद। ताबिश ने उसे फोन करके याद दिलाया तो अरबाज ने सर ऊपर उठाकर गहरी सांस ली। सुनो ताबिश, मीटिंग को 2 घंटे के लिए डिले कर दो। मैं जलाल को भेज रहा हूं ऑफिस, वो मीटिंग अटेंड करेगा। अरबाज ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा तो वो बोला, राइट सर, मैं कर देता हूं। अरबाज ने जलाल के लिए मैसेज छोड़ा तो उसे अब एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं आधे घंटे से यहां खड़ा हूं। अरबाज ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, कल की मुलाकात आपने डिले की थी सर। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरबाज ने उससे फाइल मांगी। सर, जितनी इंफॉर्मेशन मैं ला सका हूं उनका सीधा ताल्लुक आपके भाई से है। ये लड़की 6 महीने पहले बहुत बार जलाल सर के साथ देखी गई थी। ये कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं, एक आम सी लड़की है। जलाल सर तक उसकी रसाई कैसे हुई ये मैं मालूम करवा रहा हूं और जल्द ही इसका पता चल जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जलाल सर वोमेनाइजर नहीं है, तो इस लड़की को लेकर एक बार उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की थी जिस पर वो काफी गुस्सा हुए थे और उस दिन के बाद से ये लड़की दोबारा उनके साथ दिखाई नहीं थी। सारी इंफॉर्मेशन बताता हुआ अरबाज की तरफ वो फाइल बढ़ा गया था। ये लड़की का बैकग्राउंड है सर। अरबाज ने उसे बोलने से रोका। उस दिन बासमा के साथ वो सब किसने किया था? वो मेरी गाड़ी के सामने कैसे आई? मुझे इस सब की मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए। वो शख्स हाँ में सर हिलाता वहां से चला गया तो अरबाज ने फाइल खोलकर देखी। बासमा फरीद नाम पढ़कर ही उसने गर्व से आंखें बंद कर ली थी। जब उसे कोई लड़की समंदर की तरफ दिखाई दी, उसके घुटने तक पानी में डूब चुके थे, वो फौरन उसकी तरफ भागा था। आर यू क्रेजी? व्हाट द हेल इज दिस? बाजू से पकड़कर उसे वापस खींचता वो गुस्से से बोला तो परीसा को देखकर एकदम चुप हुआ था। डोंट यू डेयर टू टच मी, उसे अपना बाजू छुड़ाती वो गुस्से से बोली थी। तो अरबाज ने कहा, देखिए मुझे आपको टच करने का कोई शौक नहीं, पर यूं खुदकुशी करना हराम है। कत्ल करना भी तो हराम है, तो है ना? वो चिल्लाकर बोली तो अरबाज को वो तकलीफ में लगी थी। परीसा, अरबाज ने उससे नरमी से पुकारा तो एकदम होश में आई और बोली, पीछे हटें आप। उसे रास्ते से हटाती वो वापस जाने लगी तो अरबाज उसके रास्ते में आया। पहले आप मुझे यह बताएं कि आप क्यों सुसाइड करना चाहती थी? ओह हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं कोई सुसाइड नहीं करी थी। वो चिढ़कर बोली तो अरबाज के जहन में कुछ देर पहले वाला मंजर घूमा था। अगर वो उसे न रोकता तो वो यकीनन अब तक पूरी तरह पानी में जा चुकी होती। वो दोनों अभी भी पानी में ही खड़े थे। तो कुछ देर पहले आप ये क्या करने जा रही थी, बताएंगी मुझे? अरबाज ने उस पर तंज करते हुए कहा। नन ऑफ योर बिजनेस, तड़क कर कहती वो आगे बढ़ गई। तो अरबाज ने पीछे से कहा, हर मसले का हल खुदकुशी नहीं होता। मिस्टर, मैं आखिरी बार बता रही हूं कि मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी। बिना मुड़े से जवाब देती वो जल्दी से आगे बढ़ गई थी और अरबाज उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराया था। इतना तो समझ चुका था कि वो सच बोल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो छिपा गई थी वो। ओके, मीटिंग के लिए 8 बजे का टाइम फिक्स कर लो। जलाल की मसरूफ आवाज पर बासमा ने किचन से झांक कर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां ब्लू जीन्स की पैंट और व्हाइट शर्ट पर व्हाइट कोट पहने वो काफी हैंडसम लग रहा था। कलाई में बंधी ब्रांडेड रिस्ट वॉच जिसमें वक्त देखता वो फोन पर किसी को हिदायत दे रहा था। तभी जलाल की नजर किचन से झांकती बासमा पर पड़ी। उफ, ये लड़की अपने कमरे में क्यों नहीं रहती? जलाल ने गुस्से से सोचा और फिर सर झटकता सीढ़ियां उतरता लाउंज से निकलता चला गया। ये हर वक्त सड़क क्यों रहते हैं? लेकिन मुझे जो याद है वहां तो ये मुस्कुरा रहे थे, फिर अब ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं हर वक्त? बासमा भी जलाल के बारे में सोचने लगी थी। बुआ के कंधे पर हाथ रखने पर उसकी सोचों का तसलसल टूटा। ज्यादा सोचा मत करो बच्चे, सब याद आ जाएगा, फिक्र मत करो। बुआ की नरमी से कहने पर बासमा भी मुस्कुरा दी थी। ये रही फाइल।
जलाल ने ताबिश की तरफ देखा जो उसे फाइल पकड़ा रहा था। ब्रीफ कौन करने वाला है? कैबिन की तरफ जाते उसने सवाल किया। सब लोग खड़े हो चुके थे जिन्हें हाथ के इशारे से वो बैठने का कह चुका था। फीमेल स्टाफ की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। ब्रीफिंग मैं करूंगा। ताबिश के जवाब पर वो हंसा तो ताबिश को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वैसे भाई का ज्यादा ही भरोसा हासिल कर लिया तुमने मिस्टर कावर्ड। जलाल ने उस पर तंज किया तो ताबिश ने आसपास देखा जहां कुछ लोग उनकी तरफ मुड़े हुए थे। अगर रास्ते में गिराने वाले मौजूद ना हो तो मंजिल पाना आसान हो ही जाता है, ताबिश ने संजीदगी से कहा तो जलाल ने सर झटका। बिना रुकावट के आसानी से जब मंजिल मिल जाए ना, वो मंजिल बस कुछ पल की ही खुशी देती है। उसके कंधे पर हाथ रखता वो जैसे उसे हकीकत बता रहा था। नाउ गो। एकदम मुस्कुराता ये कहकर वो कैबिन में दाखिल हो गया और पीछे ताबिश ने अफसोस से सर हिलाया था। यानी कुछ लोग चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकते। फिर उसने खुद को रिलैक्स किया और उसके पीछे ही कैबिन में एंटर हो गया। तुम फिर से जॉब करना चाहती हो? माहम उसके हाथ से लैपटॉप लेती टेबल पर रखते हुए बोली। हां, हर बार का तजर्बा बुरा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। परीसा ने लैपटॉप दोबारा उठाना चाहा तो माहम ने उसे रोका। क्या तुम्हें याद है सर फाड़ कर आई थी तुम अपने बॉस का? हाँ तो क्या करती? वो मुझे गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर कर रहा था, सिर्फ गिलास मारा था उसे, वरना वो उससे ज्यादा डिजर्व करता था। परीसा ने कंधे उचकाते हुए कहा तो माहम को अफसोस ने आन घेरा था। देखो तुम किसी स्कूल वगैरह में ट्राई कर लो ना। माहम ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए उससे कहा। यार माहम, तुम जानती हो ना कि मैं हर वक्त की चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वैसे भी टीचिंग मुझे सूट नहीं करती। परीसा ने लैपटॉप फिर से उठा लिया था। यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगी, है ना? आज तक तुम्हारी कोई बात मानी है मैंने? तुम बेकार में कोशिश कर रही हो माहम। परीसा की बात पर माहम का मुंह खुल गया था। इतनी साफ बात और वो भी मुंह पर, यह सिर्फ परीसा ही कर सकती थी। मैं कॉफी बनाने जा रही हूं। वो वहां से खड़ी होकर नाराजगी दिखाते हुए बोली। कभी अपने घर का राशन भी खत्म कर लिया करो। परीसा के तंज पर पांव पटकती वो किचन में चली गई, जबकि परीसा सर झटकती मुस्कुरा दी थी। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? वो कमरे में दाखिल होता हुआ बोला तो हाथ में लिपस्टिक पकड़े उसके हाथ लर्जे थे। लुकिंग गॉर्जियस। तारीफी अंदाज में उसे देखता वो आगे बढ़ा था। रेड ब्लड साड़ी पहने वो बालों को कैचर में कैद किए लिपस्टिक पकड़े खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर उसके बालों को कैचर से आजाद किया। आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है और तुम उदास क्यों लग रही हो? उसने चेहरे पर परेशानी सजाए पूछा तो वो जबरन मुस्कुराई। मैं खुश हूं ना। खुद को कंपोज करती वो बोली तो वो मुस्कुरा दिया। लाओ मैं लगाता हूं। लिपस्टिक उसके हाथ से लेता हुआ आगे बढ़कर अब उसे लगा रहा था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते अचानक ही वो उसका मुंह दबोचकर पूरे चेहरे पर लिपस्टिक से लाइंस बना चुका था। तकलीफ के बायस उसकी आंखों से आंसू निकले तो वो पीछे हुआ। मेरी मां मरी थी आज और तुम्हें खुशी मनानी है? उसके चेहरे पर अपने हाथ का निशान छोड़ता हुआ वह धाड़ा था। ड्रेसिंग टेबल से टकराती वो अपना सर थाम कर बैठती चली गई। उसके होंठ का किनारा फट गया था। उसके माथे पर सुर्ख निशान बन गया था। लो मनाओ अब तुम खुशी। उसके सामने केक रखता वो उसे सीधा करते हुए बोला तो उसने ना में सर हिलाया। मैंने कहा खाओ इसे। उसके मजीद गुस्से से बोलने पर वो डर कर आगे हुई। केक का पीस मुंह में डालते ही उसके मुंह में जलन स्टार्ट हो गई थी। बहुत मिर्ची है इसमें। क्यों? सुबह तो कहती थी कि आज मेरी हर बात मानोगी, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? बालू से पकड़कर उसने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। तो फिर मेरे दुख कैसे भूल गई तुम? अपनी बर्थडे तो तुम्हें याद थी, मेरी मां की बरसी नहीं? उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करता उस वक्त उसे कोई पागल और जुनूनी शख्स लग रहा था। मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोली तो उसने उसके बाल छोड़े। एक शर्त पर तुम्हें माफी मिलेगी, ये केक तुम्हें खाकर खत्म करना होगा। उसकी इस तरह नॉर्मल अंदाज में कहने पर उस लड़की ने नाम में सर हिलाया तो शेबी ने आगे बढ़कर जबरदस्ती केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। चलो कम ऑन, शाबाश, जल्दी खत्म करो इसे। वो बड़ी मुश्किल से केक खा रही थी जबकि वो सामने ऐसे बैठा था जैसे कोई फिल्म एंजॉय कर रहा हो।
केक का अगला पीस मुंह में डालते ही उसे एकदम उल्टी आई थी। वो उठकर वॉशरूम की तरफ भागी और बाहर बैठा वो फर्श पर पड़े केक को देख रहा था। उसका चेहरा स्पॉट था, बिल्कुल स्पॉट। तो कैसा रहा इंटरव्यू? फोन कान से लगाती वो मुख्तलिफ पैंट्स की डब्बियां खोल रही थी। माहम के सवाल पूछने पर उसने फोन हाथ में पकड़ा। मुझ पर नजर रखने के अलावा और काम क्यों नहीं करती तुम माहम? परीसा ने उस पर तंज किया। अभी अभी चाय बनाकर दे आई हूं और कितने काम करी है नन्ही सी जान। अब बताओ तुम, कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था, उन्होंने 2 दिन बाद ज्वाइनिंग का कहा है। बात लंबी ना करते हुए परीसा ने उसे बताना ही मुनासिब समझा। वाओ, कितनी सैलरी होगी? माहम ने एक्साइटेड होते पूछा तो परीसा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, यही कुछ 50। परीसा ने ऐसे बताया जैसे उसके लिए मामूली सी रकम हो, जबकि माहम का तो मुंह खुल गया था। परीसा, क्या काम करना होता है यार? मुझे भी जॉब करनी है, इतनी अच्छी सैलरी। माहम ने जल्दी जल्दी कहा तो परीसा ने फोन कान से हटाकर देखा। मैसेज देखकर उसने फोन दोबारा कान से लगाया। अरे तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? माहम की झुंझलाई आवाज पर उसने नहीं कहकर फोन कट कर दिया था। फोन एक तरफ रखती वो रंगों को ब्रश से मिक्स कर रही थी। उसका पसंदीदा काम पेंटिंग था, मगर कुछ महीनों से वो जो पेंटिंग्स बनाती थी वो सिर्फ उसका ख्याल नहीं होता था, बल्कि जो काम वो हकीकत में कर नहीं पा रही थी वो अपनी पेंटिंग्स में करती थी। ठीक आधे घंटे में उसकी पेंटिंग तैयार थी। रात की तारीकी में खड़ा एक शख्स जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था जो खून से भरा था। हुडी में चेहरा कवर था। जमीन पर एक वजूद गिरा पीछे होने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की ठीक उसी शख्स के पीछे गन पकड़े खड़ी थी। काश मैं उस रात को वापस ला सकती, काश मैं उस शख्स को मार सकती, काश मैं तुम्हें बचा लेती। उसके बाद बहुत सारे काश थे। ना महसूस अंदाज में उसने अपनी आंख में आया आंसू साफ किया था। खुश तो वो भी नहीं रहेगा क्योंकि परीसा उसे कभी खुश नहीं रहने देगी। वो फिर से खुद को अपना मकसद याद दिला रही थी। अपना फोन बजता देखकर वो साइलेंट पर लगाती बैल्कनी में आ गई थी। समंदर का नजारा हमेशा ही उसको अपनी तरफ खींच लेता था। वो कब तक नॉर्मल हो जाएगी? अरबाज डॉक्टर के सामने बैठा काफी परेशानी भरे अंदाज में पूछ रहा था। बासमा बाहर बैठी उसका वेट कर रही थी। देखिए मिस्टर अरबाज, बासमा का केस कोई आसान नहीं। एक्सीडेंट में याददाश्त जाना तो अल्लाह की तरफ से था, वरना वो शायद माइंड के प्रेशर की वजह से इतना वक्त जिंदा भी ना रह पाती। लेकिन अब जो हम उनकी याददाश्त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उनके लिए जानलेवा है। मैंने आपसे कहा था कि अपने भाई से कहें उसके साथ रहे, उसे खुश रखे। आज की सेशन में बासमा ने जलाल की बहुत सारी शिकायत की हैं, लेकिन पिछली बात उसे कुछ भी याद नहीं। आप जलाल से बात करें, उसे कन्विंस करें कि बासमा के आधे से ज्यादा इलाज तो वो कर सकता है, उसे अपना साथ देकर। डॉक्टर की बात सुनकर अरबाज सर हिलाता वहां से उठकर बाहर आ गया। वो बासमा के साथ चलता मुसलसल सोच रहा था, अगर सब ठीक करना है तो जलाल और बासमा का साथ बहुत जरूरी है। उसने दिल में फैसला करके जैसे अपने आसपास देखा तो बासमा को ना पाकर वो परेशान हुआ। बासमा? अभी चंद कदम ही उसे पुकारते हुए आगे बढ़ा जब वो उसे गैलरी में एक बच्चे के पास खड़ी दिखाई दी। वो हंस रही थी और अरबाज भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अचानक ही कोई उससे टकराया तो उसके हाथ में पकड़ी फाइल जमीन पर गिर गई। ओह, आई एम सॉरी। वो लड़की शायद जल्दी में थी, सॉरी बोलते आगे बढ़ गई थी। आवाज पहचान कर अरबाज ने उसे पुकारा, हेलो मिस परीसा। अपना नाम सुनकर वो रुक कर पलटी। पीछे अरबाज को देखकर उसने गहरी सांस ली। देखें मिस्टर, यह सिर्फ गलती से हुआ था। उसका इशारा टकराने की तरफ था। ओह इट्स ओके। क्या आप यहां का कोई चेकअप के लिए आए हैं? वैसे आपको जरूरत भी है, वरना आप फिर से खुदकुशी। ओह यू शट अप। मैं बता चुकी हूं कि मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी, वो एकदम ऊंची आवाज में बोली। फिर अपने लहजे का एहसास होते ही उसे शर्मिंदगी हुई थी। आई एम सॉरी। अरबाज से सॉरी कहकर वो पलट गई। अरबाज भाई? बासमा की खिलखिलाती आवाज पर वो एकदम रुकी थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वो सर झटकती आगे चल पड़ी। अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने, चलो अंदर। आबस उसे डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ा नजर आया तो परीसा को देखते उसका हाथ पकड़कर केबिन की तरफ अंदर ले जाने लगा। क्या अब तुम भी यही कहोगे कि मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है?
परीसा ने उससे हाथ छुड़ाया तो आबिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें जरूरत है परीसा, कभी कभी अपने दिल की बातें, दिल का गुबार जो हम किसी अपने से शेयर नहीं कर पाते, वो किसी अजनबी को बताकर हम पुरसुकून हो जाते हैं। तुम भी अपने दिल के बोझ को उतार दो परीसा। उसका हाथ थाम कर उसे समझा रहा था। क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? परीसा ने मासूमी से पूछा तो आबिस के दिल को कुछ हुआ था। सामने खड़ी लड़की जितना खुद को मजबूत जाहिर करती थी, अंदर से वो इतनी ही नर्म दिल रखती थी। हाँ, हम सब मिलकर ठीक कर देंगे। उसे यकीन दिलाता वो केबिन के अंदर दाखिल हो चुका था। जलाल कहाँ है? वो घर पहुंचा तो बासमा के कमरे में जाने के बाद मुलाजमत से जलाल का पूछने लगा। वो साहब जी 1 घंटे पहले बैग लेकर चले गए कहीं। अरबाज को हैरत हुई थी। पूछना बेकार था कि कहाँ गया है, क्योंकि वो मुलाजमों को क्या बुआ तक को बताने का रवादार नहीं होता था। फिर उसने सरद आह भरते अपना फोन निकाला। नंबर भी बंद जा रहा है उसका। सर को नाम इधर उधर हिलाते उसने फोन वापस पॉकेट पे रखा। शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है मामा। अपनी मां से दिल ही दिल में बात करता वो अफसरदगी से सोच रहा था। पता नहीं कहां होगा ये लड़का। तभी तो गम का नहीं कर सका मदावा कोई, तभी तो गम का नहीं कर सका मदावा कोई, मुझे समझता नहीं था मेरे अलावा कोई। पलक झपकते ही आंखों से हो गया ओझल, पलक झपकते ही आंखों से हो गया ओझल, खुशी का पल है लकीरों में या छलावा कोई। कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आती, उसे है मुझसे मोहब्बत के दिखावा कोई। मैं सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा खोया हुआ वजूद याद आता है। आईने में देखो मुझे, क्या था मैं और अब क्या हूं। मुझे खुद से वहशत होती है। दुनिया को आग लगाने देने का दिल करता है। रोज हंसते हैं सब मुझ पर। वो उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा था। पर सारी गलती मेरी तो नहीं थी ना, मैंने तो बस तुम्हारी खुशी चाही थी। हाँ तो कहां है मेरी खुशी? बताओ मुझे कहां है? मेरे आसपास सिर्फ वीरानी है, और जानती हो तो मैं अपने पास क्यों रखा है मैंने? ताकि इस वीरानी में मुझे डर न लगे। मैं अकेला होता हूं तो सब डराते हैं मुझे, फिर जब मैं तुम्हें सजा देता हूं तो सभी भाग जाते हैं। अपनी बात पर वो खुद ही हंसा था। वो दिन ब दिन मजीद जुनूनी होता जा रहा था। तुम्हारी सजा खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए, समझ रही हो ना तुम? अगर इसे कुछ भी हुआ तो? नहीं प्लीज, इसे कुछ नहीं होगा। उसका बढ़ता हुआ हाथ देकर वो बोली तो वो मुस्कुराकर नरमी से उसका गाल थपथपाकर पीछे हो गया। मैं सब खत्म करना चाहता हूं, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूं। मेरा साथ दोगी ना? उसका लहजा अजीब था जिसने उसे डरा दिया था। बेसाख्ता हाँ में सर हिलाती वो जबरन मुस्कुराई थी। भरोसा कर रहा हूं मैं तुम पर, धोखा मत देना मुझे। वो उसे वार्निंग देता कमरे से निकल गया और पीछे वो अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जो शायद ही पुरसुकून हो। अगर वो जो करना चाहती है वो ना कर सकी तो? कम ऑन भाई, मैं हमेशा तो बिना बताए शूटिंग के लिए जाता हूं, और ये वाला प्रोजेक्ट तो मैं खुद राज में रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोई प्रमोशन भी नहीं की। नाइट गाउन पहने वो सिगरेट का कश लगाता अरबाज से बात कर रहा था। उस वक्त अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क के एक होटल में था। रात गहरी हो रही थी। अपना फोन ऑन करके वो अरबाज को इत्तला दे रहा था। ओके, पर तुम कब तक वापस आओगे? अरबाज ने बासमा की तरफ देखते हुए पूछा, जो बेदिली से नाश्ता कर रही थी। तकरीबन 2 महीने तो लग जाएंगे भाई। ठीक है। अरबाज ने यह कहकर फोन बंद कर दिया और फिर बासमा की तरफ मुड़कर कहा, बासमा बच्चे नाश्ता ठीक से करो। साथ ही जूस का गिलास उसके सामने रखा तो बासमा ने जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगाया। अरबाज अपना नाश्ता करके उठ कर गया तो बासमा ने मुंह बनाते हुए कहा, बताकर भी नहीं गए वो? होंगे वहां उसी चुड़ैल के साथ। बासमा को शदीद गुस्सा आ रहा था और बुआ उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी थी। अपने रूम का दरवाजा खुलने पर जलाल ने मुड़कर देखा तो नाइट गाउन पहने शमाइम को दरवाजे में खड़ा पाया। मेरे रूम में इतनी रात गए, आने की वजह जान सकता हूं? गुस्से में कहता हुआ आगे बढ़ा तो शमाइम ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ी। नथिंग, मैंने सोचा कुछ गपशप कर लेते हैं, कुछ खास बातें, कुछ खास काम। जलाल के बाजू पर उंगली से लाइंस बनाती वो जलाल के गुस्से को हवा दे चुकी थी। एकदम बाजू से पकड़कर उसका हाथ कमर से लगाते हुए उसके कान के करीब चेहरा लाकर बोला,
मेरी एक बार की कही बात तुम्हें समझ नहीं आती? कहा था ना मुझसे दूर रहना। वो गुर्रा कर बोला तो शमाइम ने बाजू छुड़वाने की कोशिश की। अपनी औकात दिखाने के लिए रात के इस पहर मेरे कमरे में आई थी ना तुम? जलाल, यू आर हर्टिंग मी, लीव माई हैंड। तकलीफ से बोलती शमाइम अब मुसलसल खुद को छुड़वा रही थी। जलाल ने उसका हाथ छोड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेला। वो फर्श पर गिरी थी, फिर अपना बाजू मसलती हुई जलाल को देख रही थी। जलाल ने फ्रूट बास्केट से चाकू निकाला और उसके पास आकर बैठा। तुम्हें पता है किसी की जान लेने के लिए यह हथियार बेस्ट रहता है, क्योंकि ये इतना तेज नहीं होता कि एकदम से ही किसी की जान ले ले, बल्कि तकलीफ का असल मजा तो इंसान चखता ही इसी चाकू से है। क्या तुम महसूस करना चाहोगे इस तकलीफ को? जलाल की इस खौफनाक बात पर शमाइम ना में सर हिलाती दरवाजे से लग गई थी। अब दफा हो जाओ यहां से, चाकू फेंककर वो फंकार कर बोला तो शमाइम जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती कमरे से बाहर निकल गई थी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। कराची में जिंदगी कभी रुकती नहीं और ऐसे में रात के क्लब्स में लोगों की तादाद में दिन ब दिन होता इजाफा मर्दों और खासकर लड़कियों को बर्बादी के रास्ते पर डाल रहा था। चंद घंटे के सुकून के लिए शराब का इस्तेमाल उनके जहनों को भी नापाक कर रहा था। उन लोगों में से एक विकी भी था। वकास उर्फ विकी पहले बाप की तरफ से मिलने वाली बेजा आजादी ने उसे बुराई का रास्ता दिखाया था। अब वो खुद को जुर्म की दुनिया में भी धकेल चुका था। जलाल के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर इसी क्लब में आकर जब जलाल ने उसकी कजन को मारा तो उसको यह बर्दाश्त न हुआ था। वो बदले पर यकीन रखता था जो वो ले नहीं पा रहा था। हैव अ ड्रिंक? किसी की आवाज पर उसने सामने देखा, जहां ब्लैक हुडी से चेहरा कवर किए खड़ा शख्स हाथ में ग्लास पकड़े उससे बात कर रहा था। विकी ने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही उसके सामने बैठ गया। लगता है तुम किसी से बहुत ज्यादा नाराज हो। उसके सवाल पर विकी ने उसे घूरा। ओहो, इतना गुस्सा? लगता है कोई गहरी दुश्मनी है किसी से, है ना? टांग पर टांग रखता वो अपने ग्लास से सिप लेता हुआ बोला, मिस्टर, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहां से। विकी ने दांत पीसते हुए कहा तो वो हंस पड़ा। जिंदगी? अजीब बात है ना, इस जिंदगी की हिफाजत करते करते हम आखिर में से खो ही देते हैं, तो फिर क्या फायदा हासिल होता है हमें? मैंने कहा ना, मैं अपना गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहता। स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड लीव मी अलोन। विकी ने अब की बार उसे आराम से कहा। तुम सही कह रहे हो, गुस्सा निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो ताकत देता है दुश्मन को काबू करने की। यह मेरा नंबर है, जब अपने दुश्मन को अंजाम पर पहुंचाने के लिए मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अपना ग्लास वहीं टेबल पर छोड़ता वो उठ खड़ा हुआ तो विकी ने उसके रखे ब्लैक कार्ड को देखा जिस पर एक नंबर लिखा था। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? विकी को यह शख्स अजीब लग रहा था। तभी वो बोला, याद रखना, दुश्मन पर हर तरफ से वार किया जाए तो उसे हराना आसान हो जाता है। अपनी बात कहकर वो मुड़ गया और विकी उसे जाता देख रहा था। जलाल, तुमने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं अपने, और पता है जब दुश्मन ज्यादा हो जाए तो मौत इंसान की यकीनी हो जाती है। कहके लगाकर हंसता विकी उस वक्त आधा पागल लग रहा था।